सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार और एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जोश और जुनून के साथ जुटे हुए होंगे। और ये समय अभी पढ़ने का समय है। जोश बरकरार रहना चाहिए। एग्ज़ाम्स बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं और उन सभी को देखते हुए अपने को कंटिन्यूटी के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में, कंसिस्टेंसी का प्रयोग करते हुए, उसको लागू करते हुए अपने को इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए रहना है। परीक्षा की तैयारी में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर के मैं आपकी इस परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाना चाहता हूँ और इसी तैयारी को अपन जारी रखते हुए आज की क्लास में, इस तैयारी को जारी रखते हुए हम आज की क्लास में आपके लिए फिर से एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। हाँ साथियों, आज की क्लास में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 की बात करेंगे और पार्ट 3 में कुछ ऐसे रूल्स होंगे, कुछ ऐसे प्रयोग होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए मैं आपको सीधे इस टॉपिक पे ले चलता हूँ। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसकी कुछ रूल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे और पिछली क्लास में हमने पहला रूल जनरली पढ़ा था कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल रखती है, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल रखती है। पेयर नाउन की बात करें, ब्रेड बटर, राइस करी, फिश करी, तो उनके बाद वर्ब सिंगुलर रखती है। तीसरे रूल की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। रूल नंबर 4 की बात करें, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हों, याद रखें एक अनकाउंटेबल नाउन होगी तो वर्ब सिंगुलर होगी और दो अनकाउंटेबल एंड से जुड़ी हुई होंगी तो वर्ब प्लूरल रहती है। रूल नंबर 5 की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड जितनी भी होती हैं, 13 होती हैं, उन सब के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर अगले रूल में हमने डिस्कस किया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है जो कि प्लूरल वर्ब होती है। और उसके बाद में हमने सीखा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, जहां हमने देखा था कि रूल नंबर 8 के अंदर कंडीशनल सेंटेंस हो तो कंडीशनल का मतलब इफ़ और अनलेस वाले जो सेंटेंस हैं, यदि ऐसी सिचुएशन है तो अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर में बात सीखी थी मैनर कंजंक्शन, एज, इफ, एज दो हो तो भी अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, WERE वर्ब का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 10 में हमने देखा था कि यदि सेंटेंस की शुरुआत में आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली हो तो भी अपन आगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इससे बाद अगली क्लास में हमने पढ़ा था ईच, एवरी, ईदर, नीदर। यहाँ से ध्यान देना है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर जब अकेले हों या ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद में जब नाउन की बात आए तो नाउन कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी और साथ में ही वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। और इसके बाद में हमने लास्ट क्लास का जो अंतिम रूल था वो ये देखा था
कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। एक बार फिर से बोलिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल रहती है लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है। पिछली क्लास का मैंने आपको एक बार रिकैपिचुलेशन करवा दिया है, पूरा दोहरान करवा दिया है। तो अब आज की क्लास में क्या रूल रहेगा एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है वी ईच। अब इस सेंटेंस में जो ईच है, वी ईच है, जो ईच दिया हुआ है वो ईच अब तक के रूल में वर्ब कैसे ले रहा था, सिंगुलर ले रहा था। लेकिन यदि ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो, यदि सेंटेंस में ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल रहती है। यहाँ से गौर से देखिए, ईच के पहले किसका प्रयोग हुआ है, वी का। तो वर्ब का एग्रीमेंट ईच से नहीं होगा बल्कि ईच से पहले वाले के अनुसार प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में ईच से पहले यू दे रखा है, और यदि यू दे रखा है तो यू के अनुसार वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। समझ में आया? एक बार फिर से गौर से देखिए, रूल को समझिए। अकेला ईच होगा, ईच, एवरी, इधर, नीदर, तो नाउन्स वर्ब दोनों सिंगुलर। यदि आपके पास में ईच, एवरी, इधर, नीदर दोनों, यदि ईच, एवरी, इधर, नीदर दिया हुआ है तो नाउन और वर्ब दोनों कैसी रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। आपने यहाँ देखा होगा। इसके बाद में आपने पढ़ा था कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ हो तो वर्ब सिंगुलर रहेगी लेकिन नाउन प्लूरल रहेगा। लेकिन अब पढ़ रहे हैं कि ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो। रूल देखिए, ईच के पहले कैसा प्रोनाउन हो, ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो। प्लूरल प्रोनाउन में वी, यू, दे, तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। समझ आया? नेक्स्ट रूल में अपन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट रूल बहुत ही एक अच्छा रूल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, पहले एग्जाम्पल की तरफ देखिए। पहले वाले सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट है समबडी, दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है नथिंग, और तीसरे वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है नोबडी। यदि ये बडी, वन और थिंग वाले वर्ड यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, कैसे प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेना है कि समबडी, समवन, समथिंग, दोबारा से बोलिए, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, नन, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। यानी बडी वाले वर्ड समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। वन वाले वर्ड समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, और थिंग वाले वर्ड समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य कर रहे हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। देखिए, समबडी सिंगुलर हैज, नथिंग सिंगुलर इज, और नोबडी सिंगुलर नोज। क्या आपको ये नियम समझ में आया? यदि नियम समझ में आया तो एक बार फिर से बता दीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एक बार बता दीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, नन, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। चलिए अगले रूल की तरफ अपन अग्रसर होते हैं, और अगला रूल एक बहुत ही शानदार रूल है। चलिए एक बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ऑल के बाद इज सही है या आर सही है, यानी सिंगुलर वर्ब सही है या प्लूरल वर्ब सही है।
बताइए, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल? कुछ लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, उसमें तो कहा है, "ओ चाचू ऑल इज वेल, ओ भैया ऑल इज वेल", और बच्चे ऑल इज वेल ही करके आते हैं, ऑल इज वेल ही करके आते हैं। लेकिन ऑल इज वेल भी हो सकता है और ऑल आर वेल भी हो सकता है। कहने का मतलब ऑल के बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, ऑल के बाद वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। यदि ऑल अनकाउंटेबल थिंग को प्रेजेंट कर रहा है, देखिए इधर रूल समझ में आ जाएगा आराम से। आप इस स्लाइड की तरफ देखिए, यदि ऑल किसको प्रेजेंट कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन को, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। और यदि ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटेबल नाउन को, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। कहने का मतलब ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है और ऑल के बाद प्लूरल वर्ब भी आती है। पहले वाले सेंटेंस से पता नहीं लग रहा ऑल अनकाउंटेबल है या प्लूरल है या सिंगुलर है, लेकिन आप दूसरे वाला सेंटेंस है उसको आप अच्छे से देखें। सेंटेंस दिख रहा होगा आपको, देखिए, ऑल ऑफ द मनी। इस सेंटेंस में मनी क्या है, इस सेंटेंस में मनी नाउन है। क्या है मनी, नाउन। और ऑल ऑफ इस नाउन के लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऑल ऑफ किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। अब वर्ब का प्रयोग जो अपन करेंगे, तो ये जो ऑल ऑफ आया है वो किसके लिए आया है, मनी के लिए। और मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल, इसलिए वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। समझ आया होगा आपको। यदि ऑल किसके लिए आए, अनकाउंटेबल के लिए, तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ द बॉयज, देख पा रहे होंगे आप, ऑल ऑफ द बॉयज। बॉयज कैसा है, प्लूरल। ऑल ऑफ क्या है, प्रोनाउन। किसके लिए काम में आया है, बॉयज के लिए। तो बॉयज प्लूरल है तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आपको ये बात अच्छे से याद कर लेना है कि ऑल के बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और ऑल के बाद वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। ऑल यदि अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, और ऑल यदि प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। अगले रूल की तरफ अपन चलते हैं, और ये मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा रूल है, एक शानदार रूल जिसको अपन कह सकते हैं बहुत अच्छा रूल है। देखिए सेंटेंस में दो जगह ब्लैंक हो सकता है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। अब ये जो आगे का क्वेश्चन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है मेरे साथ। somebody has stolen my book, क्या यहाँ पे हैज होगा या हैव होगा, कमेंट करें। हैज होगा या हैव होगा, कमेंट करें। हैज होगा या हैव होगा, तो somebody है ना, उसके बाद में हैज ही होगा। अब इसको अपने को इस सेंटेंस का क्या बनाना है, इस सेंटेंस का अपने को, यदि आपने किसी क्लास में पढ़ा है 10th में, 9th में, 11th 12th में, तो एक टॉपिक चलता है टैग क्वेश्चन। क्या चलता है, टैग क्वेश्चन। यदि अपने को सेंटेंस का क्या बनना हो, टैग क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है टैग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। टैग क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसके बाद में कोमे का प्रयोग होता है, और कोमा लगने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भरनी पड़ती है, और उसके बाद में प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब एक बात याद रखें, somebody के साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और somebody की फैमिली somebody, someone, something। तो एक फैमिली होती है बडी की, एक फैमिली होती है वन की, और एक फैमिली होती है थिंग की। अब आप कईयों को समझ में नहीं आएगा बडी वाली फैमिली कौन सी। देखो, एवरीबडी
समबडी, एनीबडी, नोबडी। वन की फैमिली एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। और थिंग की फैमिली एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। यदि अपने पास में बडी और वन वाली फैमिली आ रही है और उनका अपने को क्या बनाना पड़ रहा है, टैग क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, तो बडी और वन वालों के लिए प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग होगा, दे का। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। देखिए इधर, देख पा रहे हैं आप सब लोग। इस सेंटेंस में लिखा गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन का टैग क्वेश्चन बनाते समय। क्या बनाते समय, टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बनाते समय बडी और वन वालों के लिए सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग होता है। और वर्ब कैसी रहेगी, दे के अकॉर्डिंग प्लूरल रहती है। परंतु थिंग वालों के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है। किसका, इट का। और इट के बाद वर्ब हमेशा आप जानते ही हैं कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो इस रूल को अपने को अच्छे से समझ लेना है कि टैग क्वेश्चन बनाते समय बडी और वन वालों के लिए दे प्लूरल वर्ब, थिंग वालों के लिए इट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन स्लाइड पे दिए गए हैं। मैं आपको 2 जगह ये बात बताना चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। नोबडी इज, नथिंग इज, समथिंग इज। राइट है, यानी नोबडी बडी वाले, वन वाले, थिंग वालों के लिए वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इज राइट है। लेकिन अब आपको क्या बनाना है इसका, अब आपको बनाना है इनका टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन तो बडी वालों के लिए क्या बताया, दे, वर्ब कैसी, प्लूरल। तो दे और प्लूरल के साथ वर्ब कैसी रहेगी, आर। थिंग वालों के लिए, थिंग जैसे नथिंग है, समथिंग है, इनके लिए प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग होगा, इट का। और वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है वो इज इट लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे समथिंग, नथिंग का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाले में समथिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके साथ में इट और वर्ब कैसी, सिंगुलर। याद रखें, नथिंग का टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनता है, इसलिए टैग क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन समथिंग वाले का, एवरीथिंग वाले का, एनीथिंग वाले का टैग क्वेश्चन निगेटिव बनता है, इसलिए नोट का प्रयोग होता है। ये टैग क्वेश्चन अपन एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आपको जिन जिन लोगों को डाउट्स हैं उन सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये अपन बहुत जल्द एक नए क्लास में इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में, मैं कहता हूँ कि एवरग्रीन क्वेश्चन रहता है, परीक्षा में भर भर करके पूछा जाता है। याद रखें, इस क्वेश्चन को कैसे अपने को सॉल्व करना है, कैसे इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। इस क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहा हूँ। एक है ए नंबर, दोस्तों क्या लिखा, ए नंबर। और एक है द नंबर। क्या, पहले क्वेश्चन में देखिए ए नंबर, दूसरे में द नंबर। इस नंबर की जगह मैं लिख सकता हूँ वैरायटी। वैरायटी तो ए वैरायटी, द वैरायटी। पहले ये 4 शब्द आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, बोल लें कि 4 शब्द कौन कौन से थे। ए नंबर, द नंबर, ए वैरायटी, द वैरायटी। दिख रहा आपको, ए नंबर, द नंबर, ए वैरायटी, द वैरायटी के बाद आपको क्या पूछा जाए, नाउन पूछा जाए। नाउन, नाउन, नाउन पूछा जाए आपको, तो याद रखें इन सब के बाद नाउन हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद
वर्ब का प्लूरल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार वर्ब प्लूरल ही रहे। तो यहां देखिए एक बार, ए नंबर के बाद में, अब एक बार आप रूल सीख लें, एक नियम है वो उसको सीख लें, पढ़ लें, जान लें, पहचान लें, परीक्षा के लिए याद कर लें, कभी भी पूछा जाए तो उसका फटाफट जवाब देना आपको। देखो पहले आपको पहले बताया गया कि ए नंबर ए वेराइटी, ए नंबर ऑफ ए वेराइटी ऑफ, ए वाला आ रहा है ना, तो नाउन और वर्ब दोनों कैसी होंगी, प्लूरल होंगी। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, एक के चक्कर में नाउन और वर्ब दोनों कैसे लगा देंगे, सिंगुलर। लेकिन याद रखना ए नंबर ए वैरायटी, नाउन और वर्ब दोनों कैसे होंगे, प्लूरल। और दे नंबर दे वैरायटी, इनके बाद में नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। समझ आया? एक बार फिर से देख लें, ए नंबर दे नंबर में ए नंबर के साथ वर्ब की बात करें अपन, ए नंबर के साथ ए वैरायटी के साथ, दे नंबर के साथ दे वैरायटी के साथ नाउन की बात करें, नाउन की, तो नाउन तो सब में ही कैसा होगा, नाउन तो सब में ही कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन सब में ही कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन बात करें अपन किसकी, अपन बात करें किसकी, यदि बात करें अपन वर्ब की, तो ए नंबर वालों में, ए वैरायटी वालों में वर्ब रहेगी प्लूरल, और दे नंबर वालों में, दे वैरायटी वालों में वर्ब रहेगी सिंगुलर। अब देखिए आगे एग्जाम्पल को अब अच्छे से देखिए, यहाँ एग्जाम का एक अच्छा बेहतरीन प्रश्न बनता है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लें। देखिए पहले सेंटेंस में ए नंबर ऑफ द बॉयज, पहली बात तो ए नंबर हो, नाउन प्लूरल। अब ए नंबर के बाद वर्ब कैसी आएगी, कंफ्यूज ना हो, ए को एक ना माने, ज़्यादा माने, वर्ब प्लूरल लगाएं, हैव का प्रयोग किया गया है। दे नंबर ऑफ के बाद में नाउन पूछे तो नाउन तो हमेशा सिंगुलर रहेगी, और दे नंबर वालों में वर्ब कैसी लगेगी, दे नंबर वालों में वर्ब लगेगी सिंगुलर। इसलिए इस सेंटेंस में आर की जगह क्या करना है, इज। ये मिस्टेक की गई है, आप इसको इज करें। नेक्स्ट सेंटेंस, ए वैरायटी के बाद नाउन प्लूरल, अब तो ए वाला है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, राइट, आर। और द वैरायटी वालों में द है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। समझ आया? यदि आपको अच्छे से नियम समझ नहीं आया तो आप एक बार दो बार इस रिवीजन का क्या कर लें, दोहरान कर लें। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इस जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार दोहरान करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। पहले रूल की तरफ नहीं जाकर के अपन जाएंगे कहाँ, एग्जाम्पल की तरफ। क्योंकि ग्रामर का जो टीचिंग का एक जो पैटर्न होता है, उसका एक जो मेथड होता है, वो होता है बच्चों को रूल्स टू डेफिनेशन ले जाना चाहिए। कहने का मतलब मैं कहूँ एग्जाम्पल टू रूल्स ले जाना चाहिए, और वो वाला जो रूल होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वो ज़्यादा परमानेंट रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहले अपन गौर करते हैं किन पे, अगले वाले एग्जाम्पल्स की तरफ। इस सेंटेंस में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, दो सेंटेंस हैं, दो वर्ड हैं, और दोनों वर्ड में जो पहचान है, एक में है ए मेजोरिटी, एक में है द मेजोरिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपको ए वैरायटी, द वैरायटी, ए नंबर, द नंबर के बारे में बताया गया था। तो आप बता सकते हैं कि कौन से सेंटेंस में वर्ब सही है और कौन से सेंटेंस में वर्ब गलत है, बताइए। देख रहे हैं आप, पहले सेंटेंस में ए मेजोरिटी है तो आपके अकॉर्डिंग बताओ क्या आना चाहिए, वर्ब प्लूरल, राइट। दूसरे सेंटेंस में द मेजोरिटी है, वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर।
लेकिन याद रखें ए मेजॉरिटी हो चाहे द मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी का मतलब बहुलता, लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या, और ए मेजॉरिटी हो चाहे द मेजॉरिटी हो, नाउन वर्ब दोनों जगह, दोनों में वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो आप उस वाले रूल से इस वाले रूल को लिंक ना करें, वरना एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखने के बाद अपन रूल की तरफ देखते हैं। रूल में लिखा हुआ है ए मेजॉरिटी द मेजॉरिटी दोनों के बाद नाउन और वर्ब दोनों कैसी रहती हैं, प्लूरल रहती हैं। अब आपके पास में ए के 3 वर्ड हो गए, ए मेजॉरिटी, ए वैरायटी, ए नंबर, सब में वर्ब कैसी, प्लूरल। अब अपने पास में द की बात करें तो द नंबर, द वैरायटी और द मेजॉरिटी, तो आप इन सब में वर्ब सिंगुलर या वर्ब प्लूरल सब में ना करें। ए वैरायटी सॉरी द वैरायटी और द नंबर, इन दोनों में वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, लेकिन द मेजॉरिटी में वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल। आई होप you got it and you are doing well, you are performing well. If you are doing the practice regularly, यदि आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप प्रैक्टिस करें, 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि किसी ने कहा है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार प्रैक्टिस करने से अपन किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक रस्सी भी इतनी कोमल होकर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो अपन बार बार इन रूल्स को, इस इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको पढ़ पढ़ करके अपने मन रूपी पत्थर पर भी निशान बना सकते हैं, अर्थात इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी के लिए इंग्लिश में कहा है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बना देता है, निपुण बना देता है। ज्ञान की बातें पूरी हुई, अपन आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 18 वेरी इजी रूल है, सबको पता है। मैनी के बाद नाउन आती है, वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। मैनी के बाद नाउन आती है वो प्लूरल आती है, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये बहुत आसान सी बात है, सब लोगों को याद है। ऐसे ही अपने पास में नंबर वर्ड आता है, तो नंबर के पहले डायरेक्ट ऐसे आ जाता है ए नंबर द नंबर, तब तो आप कंफ्यूज होते। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए गुड नंबर, ए ग्रेट नंबर। नंबर के पहले ए गुड ए ग्रेट आ रहा है या नंबर वर्ड आ रहा है, तो आगे आने वाला नाउन और प्रोनाउन भी, नाउन और वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए बात करते हैं अपन रूल नंबर 19 की। यदि आपके पास में सेंटेंस में मैनी ए गुड मैनी, देखिए पहला वर्ड मैनी, दूसरा ए गुड मैनी, फिर ए ग्रेट मैनी, ऐसे नंबर ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद नाउन का प्रयोग होगा, तो वो नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इस नंबर वर्ड को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि डायरेक्ट ही ऐसा लिखा हुआ है ए नंबर द नंबर, तो एक बार बताइए ए नंबर के बाद वर्ब कैसी, बताइए ए नंबर के बाद वर्ब कैसी, प्लूरल। द नंबर के बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर। लेकिन ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट मैनी और गुड मैनी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस कुछ इस तरह से है। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट
इन द क्लास, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मैनी स्टूडेंट्स है इसलिए वर का प्रयोग हो गया। ए गुड नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स है इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग हो गया। इस टेंस में, इस सेंटेंस में आपको ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है। लेकिन अगला जो रूल है वो बड़ा कमाल का रूल है और ये CHSL की एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, CHSL की एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। मैनी के बाद ऐसे आ जाए मैनी ए या मैनी एन, मैनी ए या मैनी एन, तो इनके बाद आने वाला नाउन, इनके बाद आने वाली वर्ब दोनों कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। कंफ्यूज हो गया आपके लिए? तो देखिए स्लाइड पे, देखिए आप इस श्वेत पट की तरफ, पहला वर्ड लिखा हुआ है मैनी, आगे लिखा है ए गुड मैनी, आगे लिखा है मैनी ए, और लास्ट में लिखा मैनी एन। अब यहां से देखिए आराम से, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ये नियम आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया था। इनके बाद आने वाला नाउन और इनके बाद आने वाली वर्ब दोनों कैसे होंगे? प्लूरल। लेकिन अभी अभी जो रूल पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि मैनी ए या मैनी एन, मैनी ए या मैनी एन के बाद आने वाली नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखिए इधर, मैनी ए गर्ल, पहली बात तो यहाँ की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था CHSL में वो ये आया था कि गर्ल होगा या गर्ल्स होगा, तो याद रखिए मैनी ए आ गया तो आगे गर्ल होगा और वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैनी के बाद में क्या आया है? एन आया है, क्योंकि साउंड ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है, ऑरेंज नहीं है ये, ऑरेंज वर्ड है, ऑरेंज, ऑरेंज में आ का साउंड आया, वोवल साउंड आया, इसलिए एन हो गया। और आगे वर्ब है वो कैसी आई है? सिंगुलर आई है। तो आप एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए, मैनी ए और मैनी एन के बाद में नाउन और वर्ब कैसी रहेगी? बताइए, मैनी ए और मैनी एन के बाद में नाउन कैसी रहेगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। जबकि मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इनके बाद नाउन रहेगी वो प्लूरल रहेगी और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए अब अपन चलते हैं इसी के अगले रूल में। पहला अगला रूल पढ़ें इससे पहले आप इधर थोड़ा सा गौर करें। एक फैमिली होती है लिटिल की, किसकी फैमिली? बताइए किसकी फैमिली? लिटिल। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, दोबारा से बोलिए कौन कौन से? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। और ऐसे ही एक फैमिली और होती है फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। बताइए दो फैमिलियों के नाम बताइए। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है परीक्षा का वो थोड़ा ध्यान देके करेंगे कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की जो फैमिली आती है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की जो फैमिली आती है उसके बाद वर्ब हमेशा लिटिल वाली वर्ब के साथ, नाउन के साथ में वर्ब हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर। और जो फ्यू की फैमिली आती है, चाहे उसमें फ्यू हो, चाहे ए फ्यू हो, चाहे द फ्यू हो, तो आगे नाउन और वर्ब की बात करेंगे तो वो दोनों ही कैसे होंगे? प्लूरल। दोबारा से देखिए, लिटिल की फैमिली में आगे नाउन तो होगा अनकाउंटेबल, लिटिल की फैमिली में आगे नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। जबकि फ्यू की फैमिली में आगे नाउन कैसा होगा? काउंटेबल प्लूरल, और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। दोबारा से देखिए, देखिए इधर,
क्या लिखा हुआ है इधर, फ्यू बुक्स। तो कई बार तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि ए देखते ही बुक्स लिखना भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं। वो कहते हैं कि ए आ गया तो बुक्स क्यों आया। लेकिन ये ध्यान रखें, ए फ्यू यहाँ पे पूरा का पूरा एक डिटर्मिनर है। दूसरे वाले में फ्यू हो, ए फ्यू हो, द फ्यू हो, आगे नाउन प्लूरल और आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा। नाउन भी प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब इनके अलावा और कौन लोग हैं फ्यू के अलावा, तो एक बार इधर अपन देख लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, बोथ का मतलब दो, सेवरल मतलब कई, मैनी, वेरियस मतलब कई अलग अलग तरह के। ठीक है, इन सब के लिए नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यानी नाउन भी प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में, फटाफट देखिए, ए फ्यू बुक्स वर्ब प्लूरल, फ्यू स्टूडेंट्स वर्ब प्लूरल, बोथ गर्ल्स वर्ब प्लूरल, आर बोथ द गर्ल्स। ठीक है, तो वर्ब कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो बताइए दो फैमिली, बताइए लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है, बताइए जल्दी। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इतना है कि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है और वर्ब कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है। और जो फ्यू होता है वो प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। अब अपने अगले रूल की तरफ अपन चलें। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, सेवरल बुक्स। सेवरल का मतलब एक जैसी अनेक किताबें। अब बुक्स प्लूरल है, सेवरल भी आया, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। और आगे का भी जो रूल मैंने आपको बताया था वो रूल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फैमिली किसकी, लिटिल की। लिटिल की फैमिली में कौन कौन लोग, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल। कौन कौन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल के बाद नाउन कैसा, अनकाउंटेबल, और वर्ब कैसी, सिंगुलर। समझ आया। लिटिल की फैमिली के बाद में नाउन अनकाउंटेबल रहेगा, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल परीक्षा में एवरग्रीन। एवरग्रीन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे तो पहले ये बताना है कि नॉलेज वर्ड है वो नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। परीक्षा में इसका, एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके पहले लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कितना ज्ञान व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है। लिटिल का मतलब न के बराबर, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो। ए लिटिल का मतलब थोड़ा ज्ञान हो और द लिटिल का मतलब सारा या पूरा ज्ञान हो। तो कितना ज्ञान खतरनाक होता है, आधा, अधूरा ज्ञान। हिंदी में कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। अध जल गगरी छलकत जाए, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें कितना ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान। तो आधे के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन, अधूरे के लिए, थोड़े के लिए ए लिटिल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं आप। बताइए सेंटेंस में क्या आया, मिल्क। मिल्क क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके पहले किसका प्रयोग हुआ, द। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट, तो वर्ब का एग्रीमेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार होता है। आगे के रूल में अपन ये सब पढ़ने वाले हैं। यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब का एग्रीमेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार, एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार, और वो कौन है, मिल्क है। इसलिए मिल्क के अनुसार वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। आई होप इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। ये सब अपन जारी रखेंगे।
डेली अपन इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 2-3 दिन की क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे और फिर इसको पूरा होने के बाद में ग्रामर के और भी टॉपिक होंगे जिनको लेकर के अपन डिस्कस करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, ये सब क्या हैं? ये सब डिटर्मिनर्स हैं। तो हम इनको डिटर्मिनर की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही और यदि आप हमारे इस ग्रुप के साथ में आरसी क्लासेज के इस चैनल के साथ में व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के नाम से उस व्हाट्सएप चैनल को सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है उसी नाम से है और एक टेलीग्राम चैनल भी है आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के नाम से, उससे आप जुड़ सकते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट को यदि समझने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी क्वेश्चन को लेकर के उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो स्टूडेंट जिनको भी दिक्कत आ रही है वो 979799281509 पर मैसेज करके क्वेश्चन सल्यूशन कर सकते हैं। किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो वो इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन भेज सकते हैं जिससे कि उसका सलूशन किया जा सकता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। और कोई भी चीज़ जब तक समझ में नहीं आती है जब तक आप उस पर कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगे कंटिन्यूटी के साथ में पैसेंस रखते हुए डेली क्लासेज को आप व्यू करेंगे, देखेंगे, तो आई होप और आई गारंटी दैट कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ ही दिनों के अंदर एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर देना आ जाएगा। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि कंटिन्यूटी और दूसरी पैसेंस, ये दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप बिल्कुल हर एग्ज़ाम के लिए आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को तैयार करके आप उस एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को हल करके आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। तो आप इन 2 चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो आगे की क्लास में हम इस टॉपिक को लेकर के और भी चर्चाएं करेंगे और आप इस वीडियो को बड़े धैर्य के साथ इतनी देर तक देख पा रहे हैं तो आरसी क्लासेज आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता है। और अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए आप हमारी आरसी क्लासेज के यूट्यूब चैनल, आरसी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल और आरसी क्लासेज के इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे कि हम और आपके लिए अच्छा कंटेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू। जय हिंद।